छात्रों, आज हम लोग बीकॉम पार्ट 2 अकाउंट ऑनर्स फोर्थ पेपर स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग की चर्चा करेंगे। इसमें अब हम लोग का चर्चा का विषय होगा डिप्रिसिएशन। यह चैप्टर पिछले कई क्लासेस से चला आ रहा है। शुरुआत पूर्व में हो गई है। यह आज इसका तीसरा क्लास है डिप्रिसिएशन का। आज हम लोग इसमें चर्चा करेंगे कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिटेन डाउन वैल्यू। इसके पूर्व में हम लोगों ने डिप्रिसिएशन के डिफिनीशन, मीनिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिप्रिसिएशन, उसका मेरिट, डिमेरिट इत्यादि की चर्चा की थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या उसे स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहा जाता है, तो उसकी चर्चा किया। अब आज हम लोग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने देखा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में कि एक ही डिप्रिसिएशन की रकम जो है प्रत्येक वर्ष चार्ज की जाती है, भले ही संपत्ति का मूल्य कितना भी कम हो जाए। कभी कभी तो ऐसा होता है कि संपत्ति से अधिक डिप्रिसिएशन भी हो जाता है, स्थिति आती है। तो इसलिए जो है हमेशा यह ध्यान रखना है कि उस स्ट्रेट लाइन मेथड में या बने जो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है उसमें वह सरल तो है लेकिन पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं है। इसी आधार पर जो है अब उसी की कमियों को दूर करते हुए यह जो दूसरा सिस्टम बनाया गया है, इसे हिंदी में क्रमागत ह्रास पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में ह्रास की राशि की गणना प्रति वर्ष संपत्ति के घटते हुए मूल्य पर निश्चित दर से की जाती है। अब उसकी कमियों को दूर किया गया है। अब यहाँ यह इस मान्यता पर आधारित है कि जैसे जैसे संपत्ति का प्रयोग होते जाता है तो उसकी कीमत घटती जाती है। तो जैसे जैसे कीमत घटती जाए वैसे वैसे ही जो है उसका डिप्रिसिएशन भी कम होता जाए। अर्थात अधिक की जब अधिक मूल्य की संपत्ति रहे तो डिप्रिसिएशन अधिक हो, और कम मूल्य जब संपत्ति का मूल्य कम हो जाए तो डिप्रिसिएशन की राशि भी कम रहनी चाहिए। यही इसकी वैज्ञानिकता है। जबकि ऐसा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में नहीं है। वहाँ है कि स्ट्रेट जो एक राशि है वही प्रत्येक वर्ष जो है काटी जाएगी। तो अब इसमें हम देखते हैं कि अब जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि संपत्ति के घटते हुए मूल्य पर और एक निश्चित दर से की जाती है। तो इस प्रकार ह्रास की दर प्रत्येक वर्ष समान रहती है। ह्रास की दर तो एक समान रहेगी, चाहे वो जो भी परसेंटेज के हिसाब से हो या जो हो। अगर 10% है तो मान लो 10% या 20%, जिस तरह की संपत्ति है उसके अनुसार प्रतिशत लगाया जाता है। अगर ज्यादा जल्दी नष्ट होने वाली संपत्ति है तो उसका परसेंटेज ज्यादा हो जाता है। तो जो है तो वही तरह की दर तो उसकी समान रहती है। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन एक ही रहेगा, लेकिन ह्रास की रकम संपत्ति के जैसे जैसे वर्ष बढ़ते जाएंगे, उनका प्रयोग का वर्ष जो है आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जो है ह्रास की रकम घटती जाती है। अब यह संपत्ति जो है मशीनों के मूल्यांकन में जो है बहुत उपयुक्त है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि मशीनें जो है शुरुआत में जब नई रहती है तो उसका जो है मेंटेनेंस कॉस्ट कम रहता है, लेकिन जैसे जैसे मशीन पुरानी होती जाती है तो उसके पार्ट पुर्जे पुराने होते जाते हैं, टूट फूट होता है, उसमें जो है ओवरहॉलिंग की आवश्यकता पड़ती है, उसमें हमेशा पार्ट बदलवाने की आवश्यकता पड़ती है। तो कहने का अर्थ है कि मशीनों के प्रयोग के लिए जो है यह बड़ा ही उपयुक्त
उपयुक्त पद्धति मानी जाती है। ऐसे तो सबके लिए यह उपयुक्त है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इसमें वैज्ञानिकता है इस प्रणाली, यही हमें ध्यान रखना है। तो इस पद्धति का प्रयोग वैसी संपत्तियों के लिए अधिक किया जाता है जो पुरानी होने के साथ साथ मूल्य में गिरावट तथा जिनमें मरम्मत एवं नवीनीकरण व्यय बढ़ने की संभावना रहती है। वैसी संपत्तियों में, या एक मशीन का मैंने उदाहरण दिया, लेकिन वैसी हर प्रकार की संपत्तियों के लिए यह पद्धति जो है बड़ी ही उपयुक्त पद्धति मानी जाती है। तो इस प्रकार हम बात करें तो अभी इसके मेरिट की बात करें तो इसका मेरिट, पहला जो है मेरिट है कि इस पद्धति का सबसे प्रमुख लाभ है कि इसके अंतर्गत ह्रास तथा मरम्मत का प्रति वर्ष समान भार पड़ता है, यानी ह्रास का भी और मरम्मत का समान एक तरह से भार पड़ा। क्योंकि जैसे अब मान लीजिए जैसे जैसे संपत्ति आगे बढ़ते गए हम वर्षों में, तो चूंकि उसमें डिप्रिसिएशन कम हो गया तो मरम्मत का खर्च आ जाएगा, तो बात जो है लगभग बराबर। और स्ट्रेट लाइन मेथड में चूंकि एक बराबर रहता है, इसलिए वहां मरम्मत का खर्च बढ़ जाता है, और यहाँ अगर मरम्मत बढ़ रहा है तो डिप्रिसिएशन कम हो रहा है, तो दोनों मिलकर के एडजस्टमेंट हो जाता है। वही बात कही जा रही है कि इस विधि में संपत्ति की वृद्धि और विस्तार, इसमें जो है मरम्मत का प्रति वर्ष समान भार पड़ता है। दूसरा, इसे हम कह सकते हैं कि इस विधि में संपत्ति की वृद्धि एवं विस्तार के लिए ह्रास की गणना में कठिनाई नहीं होती। संपत्ति की वृद्धि हो या विस्तार हो तो उसके लिए कोई कठिनाई नहीं है। और तीसरा है, सबसे जो विशेष रूप से ध्यान देने लायक है कि आयकर विभाग के अंतर्गत इस पद्धति को मान्यता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है इस पद्धति को मान्यता देता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग व्यवसाय की ही बात कर रहे हैं, और व्यवसाय में जो भी आमदनी होती है वर्ष भर की, उस पर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को या सेल टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स देना पड़ता है व्यापारी को। तो उसके लिए वह जो है वह उस पद्धति को वह बेहतर मान रहा है। चलिए हम उसके अनुसार करें। अब इसके जिस तरह से मेरिट, उसी तरह से कुछ डिमेरिट भी इसके होते हैं, क्योंकि किसी भी जानते हैं किसी भी चीज का कुछ मेरिट होता है तो कुछ डिमेरिट रहता है। तो वैसी स्थिति में जो है इसके डिमेरिट पर हम लोग ध्यान देंगे। तो इसका सबसे जो है बड़ा डिमेरिट है कि इस संपत्ति में, इस पद्धति में संपत्ति का मूल्य कभी भी शून्य नहीं। जैसे पिछले में हम लोग फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट सिस्टम में देखे कि वह जो है अंतिम में जाते जाते संपत्ति का मूल्य शून्य हो जाएगा या स्क्रैप वैल्यू के बराबर होगा, लेकिन यह शून्य नहीं होता है, कुछ न कुछ रह ही जाएगा। तो यह इसका एक डिमेरिट है। संपत्ति तो समाप्त नहीं चाहिए, डिप्रिसिएशन चार्ज करते जब हम गए तो अंत में तो एक समय आना चाहिए कि संपत्ति जिस दिन हमारी वास्तव में संपत्ति बेकार हो रही है उस दिन वह भी दिखाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दूसरा है कि इस विधि में उचित ह्रास की दर का निर्धारण भी एक कठिन कार्य है। क्या ह्रास लगाया जाए, उस सिस्टम में तो हमने क्या किया था, हम लोगों ने किया कि जो उसका कॉस्ट प्राइस रहेगा संपत्ति का ना, वैल्यू ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू और डिवाइडेड बाई उसका नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ लाइफ हम लोग निकाल दिए। लेकिन इसमें जो है थोड़ी परेशानी आती है कि इसका क्या प्रतिशत रखा जाए, दर इसका रेट जो है वह क्या हो। लेकिन फिर भी कैलकुलेशन तो कर ही लेता है आदमी एक अंदाज, क्योंकि यह निश्चित है कि पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर उस तरह की संपत्तियों का अपने देखेंगे, दूसरों क्या देखेंगे कितने दिनों तक चल सकती है और क्या लगभग रखा जाता है, उसके आधार पर इसके रेट का निर्धारण कर दिया जाता है। तो यह कोई बहुत मायने नहीं रखता है डिमेरिट। तीसरा इसका डिमेरिट है कि विभिन्न वर्षों के ह्रास के असमान भार के कारण
लेखों से सही सूचना नहीं दी। तो है कि जैसे जैसे संपत्ति पुरानी होती जाती है वैसे वैसे जो है उसका ह्रास, जो डिप्रिसिएशन वैल्यू है, तो डिप्रिसिएशन जो है वो कम होते जाता है। तो अर्थात कहने का यहाँ अर्थ है कि अब वह समान नहीं रहने से थोड़ा सा समझ में आने में कठिनाई होती है। और स्ट्रेट लाइन में है कि बिल्कुल एक समान है तो समझ में आता है कि हाँ इतना में से इतना घटा तो इतना हुआ, इससे इतना घटा तो इतना हुआ, घटाया तो इसमें भी जाता है, लेकिन वह एक दिक्कत होती है। चौथा है, इसमें संपत्ति में पूंजी विनियोग पर ब्याज का ध्यान नहीं दिया है। अर्थात इसमें मान लीजिए जो पूंजी हमने जितना विनियोग किया उस संपत्ति की खरीद के लिए, तो उस पूंजी का तो कुछ ब्याज भी तो होगा, तो उसका जो है ध्यान नहीं दिया जाता है इसमें। तो यह तो हो गया इसका डिमेरिट। अब हम चर्चा करेंगे कि कैसे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, माने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के आधार पर। तो कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन, इसीलिए मैंने सबको जो है हेडिंग के अनुसार कर दिया है कि ताकि आपको कहीं कोई परेशानी न हो, हर जगह जो है आप इसे देख करके और आप बिल्कुल समझ जाए। तो जो है इस माने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के आधार पर किस तरह हम डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करें। तो जो है अब प्रथम वर्ष में संपत्ति के मूल्य पर ह्रास निकाला जाता है। जो भी संपत्ति है वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी संपत्ति का मूल्य है अपना जो रेट रहेगा उस रेट के आधार पर हम निकाल देंगे। इसके बाद जो है अगले वर्ष पुस्तक मूल्य में से जो ह्रासित मूल्य है उस ह्रासित मूल्य को घटा देते हैं और जो अवशेष राशि पर जो बची उस पर ह्रास निकाला जाता है। इसीलिए इसका नाम भी है घटते हुए, डिमिनिशिंग बैलेंस, घटते हुए क्रमागत, हिंदी में क्रमागत ह्रास पद्धति, माने क्रमशः ह्रास होते गया, तो क्रमागत ह्रास पद्धति कहा गया है। तो अब जो है उसमें क्या है कि पुस्तक मूल्य में से ह्रासित मूल्य को घटाकर जो शेष राशि पर जो है अब अगले वर्ष ह्रास निकाला जाता है। इस प्रकार आगे के वर्षों में ऐसे ही किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि 1 लाख की हमारी संपत्ति है और 10% उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो प्रथम वर्ष में 1 लाख पर 10% हो गया 10,000। तो हमने अब 1 लाख में से 10,000 घटा दिया, तो अब जो दूसरे वर्ष के अंत में जो डिप्रिसिएशन होगा वह 90,000, क्योंकि 1 लाख में से 10,000 जो डिप्रिसिएशन चार्ज कर लिया गया उसको अब घटा दिया जाएगा। तो अब जो है अब 90,000 पर, और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन वही रहेगा 10%। तो 90,000 पर 10% निकाला गया मैंने अगले सेकेंड ईयर में, तो वह हो गया 9,000। अब फिर उस 9,000 को उसमें से घटा देंगे, तो नेक्स्ट ईयर में जो है वह हो जाएगा 81,000। अब 81,000 पर निकालेंगे तो फिर 8,100 आ जाएगा। कहने का अर्थ है कि ऐसे ही घटते हुए वह निकालते जाते हैं। अब उसको सूत्रानुसार हम देखें तो S बराबर V और ब्रैकेट में 100 माइनस रेट ऑफ डिप्रिसिएशन डिवाइडेड बाई 100 इंटू N। ये जो कैलकुलेशन है वो कैसे जो है हम निकालेंगे उसको, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो ये हो गया, या रेट ऑफ डिप्रिसिएशन बराबर माने R बराबर 1 माइनस N अंडर रूट S माइनस S डिवाइडेड बाई C इंटू 100, अगर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन हमको निकालना हो तो अब यहाँ हम ये जान लें कि S इज इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू, B C और V इज इक्वल टू प्राइस ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट, और N इज इक्वल टू लाइफ ऑफ द एसेट और नंबर ऑफ ईयर, जो उसका जीवन काल है, उस जीवन काल में कितने साल तक वह संपत्ति चलेगी, यह जो अनुमानित जो जीवन काल होता है वही होता है। तो यह हो गया। तो छात्रों यह तो हो गया डिमिनिशिंग
बैलेंस मेथड। अब हमारा जो तीसरा मेथड है, जो हम लोगों ने शुरू में देखा था, तो तीसरा मेथड हमारा है एन्युटी मेथड। तो जो एन्युटी मेथड क्या है, तो इस पद्धति के अंतर्गत संपत्ति में विनियोजित पूंजी को एक निश्चित दर से ब्याज अर्जित करने वाला विनियोग माना जाता है। अब इसमें क्या है कि इसमें है कि संपत्ति में जो हमने पूंजी विनियोजित किया है, जो पूंजी हमने लगाया है, उसको जो है एक निश्चित दर से एक ब्याज अर्जित करने वाला विनियोग, मैंने उस पर कुछ जो है ब्याज मिलना चाहिए या मिलेगा, तो वह उस धारणा पर यह पद्धति आधारित है। इस प्रकार यह पद्धति अन्य पद्धतियों में जो ब्याज न लगे, इसके पूर्व में जो पद्धतियां थी उसमें ब्याज नहीं लगाया गया कहीं, तो ब्याज न लगाने के दोष को दूर कर, अर्थात पिछली पद्धतियों में ब्याज पर ध्यान नहीं दिया गया, न तो हम लोग फिक्स इंस्टॉलमेंट सिस्टम में यह ध्यान दिया जाता है, न ही डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। लेकिन एन्युटी मेथड जो है यह कहता है कि नहीं, क्योंकि अगर उस संपत्ति को हम कहीं भी इन्वेस्ट किए होते, जो कीमत है जो लगी है, हम अपने पूंजी में से ही संपत्ति हम खरीदे, तो जो अगर हम संपत्ति न खरीदे कहीं इन्वेस्ट किए होते उस पूंजी को, तो वैसी स्थिति में हमें कुछ ब्याज मिलता है। तो इस धारणा पर आधारित है यह पद्धति। तो इसके लिए जो है निम्न बातों को हम ध्यान में रखेंगे। यह उल्लेखनीय है कि पहला कि ह्रास की राशि का निर्धारण एन्युटी टेबल की सहायता से किया जाता है। एक एन्युटी टेबल आता है जिसमें एक वर्ष मैंने इसके बाद जो है उस ₹1 की क्या कीमत होगी, 2 वर्ष के बाद क्या होगी, ऐसे करके, और उतने रुपए की जो जितना हमने इन्वेस्ट किया है उतने रुपए की जो है उतने वर्षों के बाद क्या, मान लीजिए हम कहते 2010 में हमने कोई संपत्ति खरीदा हो, तो 2010 11 में क्या हो गया कीमत, 12 में क्या हो गया, 13 में क्या हो गया, ऐसे करके वो तो बड़े, तो उसमें ब्याज जोड़ करके जो है उसी में कर दिया जाता है। तो उसके लिए जो है एक सूत्र बनाया गया है। उस सूत्र को हम ध्यान देंगे कि V = A - X और A - I, X नहीं है, A divided by I, 1 - 1 by 1 plus I plus N into A। तो यहाँ है कि V = मूल्य और फिक्स मूल्य घटा करके जो मूल्य है जैसे ह्रासित किया जाता है, और I बराबर प्रति रुपया ब्याज अर्थात R/100, और N बराबर संपत्ति का अनुमानित जीवन अर्थात वर्षों की संख्या। तो यही हमें ध्यान रखना है कि आप फॉर्मूला ध्यान रखें कि V = A divided by I, फिर अंडर ब्रैकेट 1 - 1 by 1 plus I into N। तो यह हमें ध्यान रखना है। इस फॉर्मूला के आधार पर हम कर सकते हैं, या फिर इसमें ब्याज की गणना संपत्ति के ह्रासित मूल्य अर्थात डिप्रिसिएटेड वैल्यू पर की जाती है। जो डिप्रिसिएटेड वैल्यू क्या है, तो जो हमारा रियल वैल्यू है, एक्चुअल जो वैल्यू है, उसमें से डिप्रिसिएशन घटाने के बाद जो बचता है वही डिप्रिसिएटेड वैल्यू कहलाता है संपत्ति का। फिर उसमें से जो नेक्स्ट ईयर का जो डिप्रिसिएशन घटा के जो वैल्यू हमारा बचा उसे ही डिप्रिसिएटेड वैल्यू कहते हैं। वही कहा जा रहा है कि इसमें ब्याज की गणना संपत्ति के डिप्रिसिएटेड वैल्यू पर की जाती है। नेक्स्ट, कैलकुलेटेड इंटरेस्ट की राशि को संपत्ति खाते के डेबिट साइड में दिखाएगा। जो इंटरेस्ट आएगा उसको जो है संपत्ति खाते के डेबिट साइड में लिखा जाएगा।
तो पांचवा है कि इस पद्धति के अंतर्गत ह्रास की रकम एन्युइटी टेबल से निकाली गई, जो होती है ह्रास की जो रकम होती है वह अस्थायी होती है, अर्थात प्रत्येक वर्ष में ह्रास की एक रकम खाते में दिखाई जाती है। और छठा है कि इस विधि में यह प्रयास किया जाता है कि संपत्ति का मूल्य इसके जीवन काल के अंत में शून्य हो। तो अब यहां देखा जाए तो यह जो पिछले दोनों जो दोष थे उस दोष को दूर किया। जैसे एक हम लोगों ने कहा ना कि ब्याज पर ध्यान नहीं देना, जो विनियोजित पूंजी है संपत्ति के रूप में उसके ब्याज पर, तो यह ब्याज पर भी ध्यान दे देती है। और जैसा कि हम लोगों ने देखा कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में जो है उसका अंतिम जो है अंत में शून्य नहीं होता है वैल्यू, फिक्स इंस्टॉलमेंट में तो होता है लेकिन नहीं होता, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में अंत में शून्य नहीं होता है उसका वैल्यू। तो ऐसी स्थिति में यह जो है यह विधि डिप्रिसिएशन के द्वारा जो है इसके मूल्य को शून्य भी कर देती है। तो यह भी खासियत है इस विधि की। तो अब हम चौथे मेथड की बात करेंगे। चौथा मेथड है डिप्रिसिएशन फंड मेथड और सिंकिंग फंड मेथड। अब यह डिप्रिसिएशन फंड मेथड क्या है भाई? तो इस चीज को हम सोचें कि इसके लिए जो है प्रत्येक वर्ष के अंत में ह्रास के लिए जो है एक निर्धारित राशि जो है लाभ का जो हिस्सा है एक निर्धारित राशि निकाल करके और एक जो है हम कोष बना लेते हैं, एक फंड बना लेते हैं और उसी फंड में डालते जाते हैं और इसे डिप्रिसिएशन फंड अकाउंट कहते हैं। अब अलग से डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करके लाभ का एक निर्धारित राशि जो है वह जो है हम निकाल लिए और उसका जो है एक फंड बना और उसी फंड के आधार पर जो है आगे हम करते हैं। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इसी विधि के अनुसार प्रत्येक वर्ष के अंत में ह्रास के लिए एक निर्धारित राशि लाभालाभ खाते से निकाली जाती है और कोष खाते में संचय कर दी जाती है। उसी बात को थोड़ा मॉडिफाइड ढंग से अगर हम कहें तो जो है संचय, और इस खाते को ही डिप्रिसिएशन फंड अकाउंट कहा जाता है। इस संचित कोष को प्रतिवर्ष प्रतिभूतियों में विनियोजित कर देते हैं। अब यहाँ हर तरफ दिखाएंगे नहीं, यहाँ वहीं अब डिप्रिसिएशन फंड बना दिए और फंड में जो राशि जमा है वो प्रति वर्ष जो है एक कहीं वहां जहाँ की अधिक इंटरेस्ट मिले, जहाँ अधिक लाभ मिले, वैसी जगहों पे जो है इसको इन्वेस्ट कर दिया जाता है। अब इसका जो है इन्वेस्ट और जब जो अब हम जो इन्वेस्टेड जो वेल्थ है, धन है, तो विनियोजित धन से प्राप्त जो ब्याज होता है उसको भी विनियोजित कर दिया जाता है। उससे प्राप्त जो ब्याज है उसको भी फिर विनियोजित कर दिया जाता है। अब संपत्ति के जीवन काल की समाप्ति पर जो है, मान लीजिए कि संपत्ति का जीवन काल समाप्त हो गया या संपत्ति नष्ट हो गई बेकार, तो अब उस इन्वेस्टमेंट को हम बेच देते हैं और बेच करके जो राशि उपलब्ध होती है उस राशि से नई संपत्ति क्रय कर लेते हैं। तो अब यहाँ देखा जाए तो यह जो फंड है, यह जो डिप्रिसिएशन फंड उस एक तरह से ह्रास का ही जो है एक रूप है, लेकिन वह प्रतिवर्ष अब संपत्ति में से घटाया नहीं जा रहा है। वह है कि सीधे जो है एक अनुमान से एक राशि जो है प्रतिवर्ष लाभ में से, डिप्रिसिएशन भी हम लाभ में से ही देते हैं, चार्ज करते हैं। देते क्या है, चार्ज करते हैं, लगाते हैं, उतना लाभ हम अपना घटाते जाते हैं ताकि आवश्यकता। तो लेकिन यह बड़ा ही वैज्ञानिक पद्धति मानी जाएगी और बड़ी कहने का अर्थ है कि जो है यह साथ साथ कुछ इंटरेस्ट भी लेकर के आ जाती है और जब आवश्यकता पड़ी, जब संपत्ति हमारी खराब हो गई या संपत्ति का जीवन काल समाप्त हो गया और संपत्ति नहीं काम करने लायक नहीं है, तो वैसे स्थिति में हम जो है उसको
जो है जो फंड बनाए हैं उस फंड को बेच देंगे और अपना जो राशि मिलेगी उस राशि से हम दोबारा दूसरी संपत्ति खरीद लेंगे। अब इसके मेरिट की तरफ हम जाएं तो इसका पहला जो है मेरिट है कि संपत्तियों की प्रतिस्थापन करने में व्यापार पर कोई वित्तीय भार नहीं होता है। यह तो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि चूंकि अपने आप हमारी राशि जो है दूसरी जगह इन्वेस्टेड है और जब आवश्यकता पड़ी तो हम अपना ले लिए, तो कोई अतिरिक्त अब व्यवसाय से कुछ नहीं हमें लेना है, बशर्ते कि अगर उतने में वो संपत्ति आ जाती हो। तो दूसरा है कि यह लेखा करने की एक वैधानिक प्रणाली है, इसे यह जो है लीगली जो है यह मान्य है। और तीसरा है कि विनियोजित राशि पर मिलने वाले ब्याज को प्राप्त करने से संपत्ति के लिए आवश्यक राशि जो है वो आसानी से प्राप्त हो जाए। वही जिसकी चर्चा हम लोग किए भाई, चूंकि सिर्फ जो हमने निकाला वही नहीं, उसमें जो भी हमको ब्याज मिलते गया प्रति वर्ष उस ब्याज को भी हम उसमें इन्वेस्ट करते गए प्रत्येक वर्ष, और जो है तो लास्ट में एक अच्छी खासी रकम हो गई और तो जो है हमारे लिए पूंजी का प्रबंध हो जाता है संपत्ति को क्रय करने के लिए। तो यह एक ये तो हो गया इसका मेरिट। अब हम चर्चा करें इसके डिमेरिट की, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी चीज का अगर कुछ गुण होता है तो कुछ न कुछ तो उसमें दोष अवश्य होता है। इसके हम दोषों की चर्चा कर लें तो अब इसके डिमेरिट में विनियोग के बाजार मूल्य में कमी होने पर उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती जिसके लिए यह कोर्स बनाया गया। अब यहाँ ध्यान रखने योग्य बात है कि भाई सवाल है कि मान लीजिए हम तो यह सोच करके यह फंड बनाए और इसको इन्वेस्ट किए कि हम कहीं दूसरी जगह लगा देंगे तो हमें जो है वहां से लाभ होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि हम जहां पूंजी लगाए, चाहे हमने शेयर में लगाया, डिवेंचर में लगाया या कोई बॉन्ड खरीदा, कोई म्यूचुअल फंड खरीदा उसके लिए, तो भी या जहां भी हम कर रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसका मार्केट वैल्यू जो है गिर जाए, तो हमारी पूंजी भी जितना हम लगाए हैं वो भी नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है, मिलेगा तो बहुत ज्यादा भी मिल सकता है, बढ़ा तो और घटेगा तो बहुत कम भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में एक दिक्कत आती है कि यदि बाजार मूल्य उसका कम हो गया, मार्केट वैल्यू कम हो गया, तो जो सोच करके हमने फंड बनाया था कि हम आगे आवश्यकता पड़ने पर संपत्ति खरीद लेंगे, तो उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। लेकिन हालांकि ऐसा रेयर केस में भी कभी कभी हो सकता है, क्योंकि व्यवसाय ही जो है वह रिस्क है, तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो यह जो है इसका पहला डिमेरिट है। दूसरा डिमेरिट इसका है कि इस प्रणाली के अंतर्गत लेखा करना तुलनात्मक रूप से कुछ कठिन है। तो चलिए कुछ कठिन है हम मान लेते हैं, क्योंकि उसमें तो है कि डिप्रिसिएशन एसेट में से डिप्रिसिएशन घटाते गए प्रति वर्ष वह बड़ा क्लियर दिखाई पड़ता है। इसमें अब अलग से एक डिप्रिसिएशन फंड अकाउंट बनाना हमको होता है, तो थोड़ा सा कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं बन पाएगा। लेकिन चलिए कमियां गिनाने के लिए तो कुछ तो रहना चाहिए विद्वानों को, तो ठीक है कमी। तीसरी इसकी कमी है कि लाभ हानि खाते में प्रति वर्ष एक ही रकम ह्रास के रूप में लिखी जाती है। अब चूंकि जैसा कि तय हो गया कि इतना रुपया हर साल प्रति वर्ष जो है हम डिप्रिसिएशन फंड में डालेंगे, तो वही राशि चल रही, तो चलिए किसी तेजी से सही लाभ नहीं ज्ञात हो पाता है, तो एक यह डिमेरिट है। अब इसको जो है चार्ज करने का जो तरीका है उसको भी हम लोग देखें, तो सूत्रानुसार, इसके लिए फॉर्मूला है, तो सूत्रानुसार A बराबर x/i अंडर ब्रैकेट 1 प्लस i ब्रैकेट बंद रहेगा इंटू n -1, यही है सामने में इसका फॉर्मूला हमने दे दिया है। इस फॉर्मूले को देख करके इस आधार पर
तो वेयर ए इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एसेट अर्थात संपत्ति की लागत, एक्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन वार्षिक ह्रास की राशि, और आई बराबर प्रति रुपया प्रति वर्ष ब्याज, इंटरेस्ट पर ईयर पर रुपीज वही है। और यह जो कैसे निकलेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 100 निकल जाएगा। और n बराबर एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट आर नंबर ऑफ ईयर, वही संपत्ति का जो जीवन काल है या वर्षों की संख्या। अब तो यह तो हो गया। अब इसको चूंकि जैसा हमने देखा कि इसके डिबेट में भी थोड़ा इसको लिखना आसान नहीं है, तो इसको लिखने का थोड़ा हम लोग तरीका मैं आपको बता दूं, आप देख लें, इस आधार पर करेंगे। तो इसको अब इसलिए हमने दे दिया है कि रिप्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट, रिप्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट अर्थात आर्थिक शिक्षे में किस प्रकार इसका निरूपण करेंगे, किस तरह इसको लिखेंगे। तो इसमें पहला है कि डिप्रिसिएशन फंड को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दर्शाया जाता है, जो फंड है उसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, और दूसरा एसेट को प्रत्येक वर्ष बैलेंस शीट के एसेट साइड में उसके लागत मूल्य पर या प्रारंभिक जो मूल्य होगा उस पर दिखाया जाता है, और तीसरा कि डिप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट को भी आर्थिक शिक्षे के संपत्ति पक्ष की ओर दिखाया जाता है। तो यही है, इसको ऐसे ही लिखना है, इसमें बहुत कोई कठिनाई नहीं है। अब हम पांचवी विधि की बात करेंगे, इंश्योरेंस पॉलिसी फंड। तो अब यह इस विधि के अंतर्गत भी डिप्रिसिएशन फंड मेथड की तरह ही संपत्ति पर ह्रास के प्रतिस्थापन की व्यवस्था की जाती है। जिस तरह से जो है उसमें फंड बनाया गया, उस डिप्रिसिएशन फंड बनाया गया, और यहाँ जो है उसी तरह से जो है प्रतिवर्ष अब इसका हम एक इंश्योरेंस पॉलिसी जो है करा देंगे और प्रत्येक वर्ष प्रीमियम देते जाएंगे और उसका लाइफ निश्चित कर देंगे 5 साल तक, जितना हमारी संपत्ति अंदाज से जितने में लगेगा कि हाँ इतने दिनों तक हमारे संपत्ति का जीवन काल है तो उतना तक कर देंगे, और उसके बाद जो है वह इन्वेस्ट करते जाएंगे। जिस दिन हमारी संपत्ति का नुकसान होगा जो है बीमा कंपनी द्वारा हमें जो उसकी क्षतिपूर्ति होगी वो प्राप्त हो जाएगी या हमें उसके लिए मिल जाएगा। तो यही है। तो संपत्ति वैसे कि इस पद्धति में इस ह्रास की यह ध्यान देना है कि इस पद्धति में इस ह्रास की वार्षिक राशि को बीमा पॉलिसी प्रीमियम के रूप में बीमा कंपनी को दे दिया जाता है, और इस पॉलिसी को देने वाला निश्चित अवधि की समाप्ति पर एक निश्चित राशि पॉलिसी लेने वाले को देता है। यह प्रणाली डिप्रिसिएशन फंड मेथड की तरह ही, वो तो हम लोग समझ गए कि उसमें भी है कि एक निश्चित राशि डालते जाते हैं, उसको हम इन्वेस्ट करते जाते हैं कहीं, और इसमें है कि हम उसकी जो है पॉलिसी ले लेते हैं। तो लगभग दोनों, लेकिन नेचर अलग अलग है। तो फिर जो है वहाँ ह्रास की राशि विनियोजित करते हैं और यहाँ प्रीमियम का भुगतान करते हैं। तो प्रारंभ में ह्रास की रकम के बराबर बीमा पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान किया जाता है, और पॉलिसी की अवधि समाप्त हो जाने पर बीमा कंपनी से कुल राशि प्राप्त हो जाती है जिससे नई संपत्ति खरीद ली जाती है। इस पद्धति में विनियोगों के बाजार मूल्य कम होने का कोई जोखिम नहीं रहता है। अब उससे इसमें और इसमें यही अंतर है कि अब देखिए वहां था कि एक चीज हम उसके डिमेरिट में बात किए कि कभी कभी विनियोगों का मूल्य अगर कम हो गया तो वैसी स्थिति में जो है कम रुपया मिलेगा इन्वेस्टमेंट, लेकिन चूंकि हम इंश्योरेंस हम जितने का कराए हैं उतना तो हमको मिलना ही है, वह तय है, इसलिए इसमें वह रिस्क नहीं रहता है। तो छात्रों आज हम लोग जो है या पॉलिसी विभिन्न प्रकार की जो मेथड डिप्रिसिएशन चार्ज करने के थे उसका हम लोगों ने अध्ययन किया। आगे के क्लास में हमारा यही चैप्टर चलेगा। अब हम लोग मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास में जो है न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि सारी थ्योरी पढ़ते पढ़ते और जो इम्पोर्टेंट हैं
यही मेथड है जो हमने मेथड आपको बताया। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मैंने कौन कौन? फिक्स इंस्टॉलमेंट सिस्टम, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या सिस्टम जो भी कह लीजिए, एन्युटी मेथड और डिप्रिसिएशन फंड मेथड, और जो है इंश्योरेंस पॉलिसी। ये जो है 5 प्रकार का पॉलिसी अभी तक हम लोग पढ़ लिया, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद भी पॉलिसी बहुत जो है, और एक एन्युटी मेथड, एक हम लोगों ने पढ़ा एन्युटी मेथड। तो यही हम लोगों को जो है ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग न्यूमेरिकल की चर्चा करेंगे। अब इसके बाद यही जो मैं बराबर कहता हूँ, अगर ना समझ में आया हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे बात करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।